हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी की सीरीज में ये हमारा तीसरा चैप्टर का वॉल्केनोज टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज के टाइप क्या होते हैं और कितने तरीके के वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनोज कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एनसीईआरटी में अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी में ये आता है वॉल्केनोज पहला है। तो पहले कह रहा है कि वॉल्केनोज होते क्या हैं उसके बारे में बताया, फिर कह रहा है टाइप ऑफ वॉल्केनोज, वॉल्केनो कितने तरीके होते हैं, जैसे सील्ड वॉल्केनोज इसने बताया, फिर कंपोसाइट वॉल्केनोज बताया, फिर कह रहा है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस वॉल्केनो है कि फ्लड वॉल्केनो, फिर मिड ओशनिक रिड्स क्या होती है, इन चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ समझने की एक एक करके। तो सबसे पहले तो ये समझो वॉल्केनोज क्या होता है। वॉल्केनोज का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वॉल्केनोज, एक मिनट, वॉल्केनोज 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 का सीधा सा मतलब है कि वो ये कह रहा है कि अगर मेरी ये अर्थ है, अर्थ, अगर मेरी अर्थ है और अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ का इंटीरियर में कोई सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड टाइप, सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फ्लूइड है, वो कहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एस्थेनोस्फीयर में। वो क्या है कि वो फ्लोट कर रहा है। अब इसका टाइम क्या होगा कि ये ऊपर कैसे आएगा, कि मैंने कहा कि अर्थ में जो प्लेट्स टेक्टोनिक की जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, बार बार प्लेट के बारे में बता रहा हूँ कि प्लेट टेक्टोनिक मेन है, कि जिसकी वजह से क्या है कि ये जो तो प्लेट हैं, जो मैंने प्लेट ए वाली प्लेट, बी वाली प्लेट, ये प्लेट या तो कन्वर्ज करेंगी एक दूसरे की तरफ, तो जो प्लेट भारी होगी वो नीचे से एकदम पुश मारेगी, तो वहां से सीधा जो भी उसका लिक्विड होगा वो ऊपर आएगा। तो सीधा सा है कि यहाँ से जो भी अगर प्लेट एक प्लेट मारेगी तो ये ऐसे करके ऊपर आएगा, ऐसे करके जो ऊपर आएगा ऐसे। तो ऊपर आने के बाद क्या होगा कि ऊपर आने के बाद ऐसे ऐसे बन जाएगा इसका, ऐसे 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 ऊपर निकलता चला जाएगा। सीधी सी बात कि जैसे ये निकलता चला जाएगा ऊपर, ऐसे 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 बहुत दूर तक जाएगा, वो डिपेंड करता है उसका। तो जिस यहाँ पे जब ये आ रहा था बेंट, जिस जिस होल के थ्रू या जिस रास्ते के थ्रू आया उसको हमने बोला बेंट, ये समझ में आया। और जो आ रहा था, जब तक ये क्रस्ट के नीचे था, अर्थ के अंदर था, तब ये था मैग्मा। और जैसे ये अर्थ के ऊपर आ गया ये, तो हमने बोल दिया इसको लावा। तो जी शायद सी बात है, यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि प्लेट की बाउंड्री या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, और जो भी इंटरनल फोर्सेस होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी अर्थ के इंटीरियर में, बहुत सारे प्रेशर की वजह से क्या है कि वहाँ पे जो भी मैग्मा होगा या लिक्विड पोर्शन होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, किसके थ्रू, बेंट के थ्रू। जब वो ऊपर आएगा तो जब तक वो अर्थ के इंटीरियर में रहेगा, जैसे ये क्रस्ट है इस एरिया में रहेगा, तब तक वो मेरे लिए मैग्मा है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आया तो मैंने उसे बोल दिया लावा। तो सीधी सी बात है कि वोल्केनो की इरप्शन है किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, या मान लीजिए जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, कोई भी अर्थ के इंटीरियर में हलचल हो रही है उसकी वजह से। तो सीधी सी बात यहाँ से एक निकली कि मैग्मा का टेम्परेचर एज कंपेयर टू लावा ज़्यादा होगा। तो मैग्मा का टेम्परेचर एज कंपेयर टू लावा ज़्यादा होगा। और ये लावा जितनी एरिया में जाएगा, जितनी एरिया में जाएगा, उतनी एरिया में जो भी मतलब माउंटेन बनेगा, जो भी फिजिकल लैंडफॉर्म बनेगा, उसको अब मैं बोल दूंगा, जैसे जैसे इसमें एनसीईआरटी क्या लिख रही है, एनसीईआरटी क्या लिख रही है, जैसे सील्ड वोल्केनो, कॉस्मोटिक कंपोसाइट वोल्केनो और फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, उसको मैं बोल दूंगा सील्ड वोल्केनो, कंपोसाइट वोल्केनो, फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, मिड ओशनिक रिड्स बाद में देखते हैं। तो सीधी सी बात है, ये मुझे टाइप कैसे समझ में आ रहा है कि कितनी विस्कोसिटी है लावा की। अगर वो लावा एक लंबी एरिया में दूर तक चला जाता है, इसका मतलब
वो उसकी क्या विस्कोसिटी कम है, वो लावा लिक्विड कम, लिक्विड ज़्यादा है, दूर तक जा रहा है। तो इससे क्या एक सील्ड वोल्केनो बनेगी, जिसमें जैसा कि मैप में पड़ा हुआ है, देखो ये देखो, ये अगर ये लावा यहाँ कहीं से निकल रहा था, तो ये लावा क्या है कि ये लावा जैसे ही अंदर से निकला बहुत दूर तक ये फैल के चला गया, तो एक बहुत दूर तक एरिया में चला गया। तो जायज़ सी बात है, ये लावा बहुत दूर तक अगर चला जाएगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सील्ड वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक। सील्ड वोल्केनोज का सीधा सा मतलब क्या है कि अगर कोई लावा बहुत ज़्यादा एरिया में जा रहा है, तो एक चीज़ यहाँ से समझनी है, उस लावा का नेचर होगा बेसाल्ट नेचर होगा, बेसाल्ट होगा या बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक क्षारी नेचर होगा। अगर कोई लावा किस ज़्यादा एरिया में जा रहा है, ज़्यादा दूर तक फैल कर जा रहा है, तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसाल्टिक नेचर होगा। और अगर कोई लावा उसी एरिया में जाके, छोटी सी कम एरिया में जाके बहुत दूर ऊंचा एक डोम टाइप बना ले रहा है, उसका एसिडिक नेचर होगा। तो वहां पर सीधी सी बात है कि इसका सीधा सा मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरी सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो का मतलब कि ऐसा कोई भी ज्वालामुखी जो बहुत दूर तक एरिया में फैला हुआ है, तो ये माना जाता है कि ये बहुत एरिया में फैले हुए सबसे बड़े वोल्केनो है। तो यहाँ से वही एनसीईआरटी ने सेम लाइन लिखी है, क्या लिख रहा है, वोल्केनो आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरेप्शन डेवलप्ड एट द सरफेस। मेजर टाइप वोल्केनो सील्ड वोल्केनो पढ़ो। सील्ड वोल्केनो कह रहा है कि बसाल्ट का फ्लो होता है, बसाल्ट जो मैंने कहा बेसिक नेचर, बसाल्ट का फ्लो हो रहा है। सील्ड वोल्केनो इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनो ऑन द अर्थ। जितनी भी वोल्केनोज हैं, जैसे ये बहुत दूर तक जा रहा है सील्ड वोल्केनो, ये देखो जितनी भी वोल्केनोज हैं, जितनी भी ज्वालामुखी हैं वर्ल्ड की, उनकी सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो किसमें, एरिया के फैलाव में, न कि ऊंचाई में। किसमें, एरिया के फैलाव में, न कि ऊंचाई में। जिसमें उसने कहा हवाई आइलैंड, हवाई वोल्केनोज ऑफ यूएसए इसमें एक फेमस है, एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद ये कह रहा है दिस वोल्केनो मेड ऑफ बसाल्ट, बसाल्ट से बनी होती है। बसाल्ट का मतलब बेसिक इन नेचर है, एसिडिक नेचर नहीं है। और अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड वर इरप्टेड, जिसका नेचर क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विड में है। तो जितना ज़्यादा अगर कोई लावा लिक्विड में होगा, उतनी दूर तक जाएगा। तो वहाँ से क्या हमें देखने को मिलेगा, सील्ड वोल्केनो। ये चीज समझ में आ रही है। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ सम वाटर गेट इनटू द वेंट। अब देखो, अगर वैसे ये आराम से, अगर यहाँ से देखूं कि अगर देख लो, अगर ये यहाँ से अगर कोई वेंट है, तो ऐसे ऐसे ये वेंट में से निकल रही है, ऐसे ऐसे वो है। इसमें क्या है कि ये बहुत दूर तक जा रहा है लावा, ये बहुत दूर तक, ये अर्थ का वो बहुत दूर तक लावा जा रहा है। अगर इसकी एक बात बताऊं कि अगर ये आराम से निकल रहा है, इसका लिक्विड नेचर, लिक्विड या लिक्विड बहुत ज़्यादा है, बसाल्टिक नेचर है, बसाल्ट से बना हुआ, दैट इज बेसिक क्षारी। अगर इसके बेंट में, इसके इसमें अगर डस्ट चली जाए या मान लीजिए पानी, वाटर चला जाए, तो क्या होगा, ये इसका रास्ता रुक जाएगा। रास्ता अगर रुक जाएगा तो नीचे से जो भी मैग्मा आएगा वो एकदम प्रेशर मानेगा। जैसे ही प्रेशर एक लिमिट के बाद क्या होगा, एकदम से बस्ट होके ऊपर निकल जाएगा। तो वही एनसीईआरटी कह रही है कि अगर इसके बीच में कोई भी डस्ट या वाटर आ जाता है, बेंट में फंस जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो नीचे से लिक्विड आता हुआ होता है, उसका क्या है, उसका रास्ता अगर यहाँ पे रुक जाएगा, तो जैसे प्रेशर प्रेशर प्रेशर, इतना प्रेशर आएगा कि एकदम से यहाँ पे एक्सप्लोजन होने की कंडीशन बन जाएगी। वही एनसीईआरटी कह रही है, वही एनसीईआरटी के दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ समहाउ वाटर गेट इनटू द वेंट। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव कब होंगे, जब उनके रास्ते में पानी या डस्ट वगैरह हो जाए। तो वो क्या है, द अपकमिंग लावा मूव इन द फॉर्म ऑफ द फाउंटेन एंड थ्रो आउट द कम ऑफ द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप ए सिंडर कोर। सीधा सा बात है कि अगर उनके रास्ते में, अगर उनके रास्ते में, जैसे अगर रास्ते में उनकी
अगर मान लीजिए पानी भर गया तो क्या है, पानी क्या है ना, नीचे से जो लावा आ रहा है उसका रास्ता रोकेगा, लेकिन एक लिमिट सॉरी मैग्मा आ रहा है उसका रास्ता रोकेगा। एक लिमिट के बाद क्या करे, वो मैग्मा सीधा सा इस पानी में टक्कर मारेगा और एक इरप्शन होगा, सीधा वोल्केनो बहुत दूर तक ऊपर तक जाएगा। वही कह रहा है लावा मूव इन फॉर्म ऑफ फाउंटेन की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ से हमें सील्ड वोल्केनो समझ में आती है कि सील्ड वोल्केनो क्या है। सील्ड वोल्केनो कि जो लार्जेस्ट वोल्केनोज हैं और लार्जेस्ट वोल्केनोज हैं। पहली चीज सील्ड वोल्केनोज समझो, सील्ड वोल्केनोज, सील्ड सील्ड वोल्केनोज में क्या है, सील्ड वोल्केनोज पहली की है लार्जेस्ट वोल्केनोज है सब में, किसमें, एरिया वाइज, एरिया वाइज सबसे बड़ी है, ये चीज समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है इनका लिक्विड नेचर बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी अब कहूँ तो बहुत ज्यादा है। और इनमें जो क्या है, इनकी जो मैंने कहा इनका बेसाल्टिक नेचर है, बेसाल्टिक नेचर है, दैट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। अगर इनके बेंट में, बेंट का मतलब रास्ते में पानी आ जाता है, अगर इनके रास्ते में पानी आ जाता है तो उसकी वजह से ये एक्सप्लोजन करती हैं, एक्सप्लोसिव हो जाती है इसकी वजह से। तो फिर क्या होता है, वहां पे एक फाउंटेन तरीके का बन जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो सील्ड वोल्केनोज हैं, सील्ड वैनकोज हैं, इनमें सिलिकेट्स की मात्रा कम पाई जाती है। जिसमें सिलिकेट्स की मात्रा जितनी कम पाई जाएगी उसकी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जिसमें सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात यह है कि अगर ये दूर तक फैल रही हैं मेरी सील्ड वोल्केनोज, तो जाहिर सी बात है इनकी सिलिकेट्स इनमें कम है, तो दूर तक आराम से चली जा रही हैं और एक लार्ज एरिया पे जा रही हैं। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वोल्केनोज हैं कौन सी, सील्ड वोल्केनोज। वही एनसीईआरटी की लाइन जो मैंने बताई, वही एनसीईआरटी कह रही है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी वोल्केनोज कौन सी है, सील्ड वोल्केनोज। यहाँ से एक चीज सीधी सी मैंने समझी, सील्ड वोल्केनोज। अब क्या है, कंपोसाइट वोल्केनोज क्या होती हैं, इसको समझो। कंपोसाइट वोल्केनोज का मतलब, यहाँ सीधा एक चीज समझ में आ रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ लावा बहुत ज्यादा है। कह रहा है आर करेक्टर बाई इरप्शन कूलर एंड मोर विस्कस लावा और बसाल्ट। इनमें जो वेसेल्ट है, या दूसरे शब्दों में विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का मतलब उसकी श्यानता ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। वो बेसाल्ट की कैसी है, तो अगर इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो इसमें सिलिकेट्स बहुत ज्यादा होंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि along with the lava large quality of pyroclastic material and ashes find their way to the ground. This material accumulate in the vicinity of the opening leading formation play। इसमें सीधी सी ये कह रहा है कि जैसे जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ इसमें, अगर कोई ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ से अगर मैं इनको मान लूँ ये कंपोसाइट वोल्केनोज है, कंपोसाइट वोल्केनोज कैसे, कंपोसाइट वोल्केनोज की क्या कह रहा है कि इसमें कंपोसाइट का मतलब और चीजें भी मिल गई, जिसमें डस्ट की बात कर रहा है, डस्ट के अलावा और ज्यादा सिलिकेट बहुत ज्यादा मिल गए हैं, सिलिकेट्स, सिलिकेट्स बहुत ज्यादा है इसमें, और इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब इसकी श्यानता बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो मेरी कंपोसाइट वोल्केनोज हैं, कंपोसाइट वोल्केनोज हैं, तो उसमें सीधा सा सिलिकेट डस्ट भी होगी, सिलिकेट्स भी ज़्यादा होंगे, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर ये वोल्केनोज, अगर ऐसे पेज पे लूँ, तो अगर ये यहाँ से इरप्ट हुई, अगर यहाँ से इरप्ट हुई तो ये ऐसे 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 निकलेंगी, ऐसे ऐसे, और एक सर्टेन एरिया में ही जाके एक लंबा माउंटेन, बहुत ऊंचा माउंटेन बनाएंगी, ऐसे करके ऊंचा। न कि ये एरिया वाइज बड़ी होंगी, बल्कि ये क्या है ना, ये हाइट वाइज बड़ी होंगी, हाइट। क्यों हाइट, इसीलिए कि इनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी, विस्कोसिटी विस्कस नेचर होंगी,
विस्कस नेचर इनका ज़्यादा है, सीधा सा मतलब है कि विस्कस का मतलब ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं। तो फिर क्या है कि ऐसे अगर बनता जाएगा एक डोम, फिर ऐसे डोम बनेगा, एक ऐसे डोम बनेगा, एक ऐसे डोम बनेगा, तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू सील्ड वोल्केनो। तो यहाँ से सीधा समझ में आ रहा है विस्कस नेचर इनका ज़्यादा है और इनमें बसाल्ट का नेचर भी है। और तीसरी जो मैं कहूँ इसमें सिलिकेट्स भी ज़्यादा है। सिलिकेट्स का मतलब कोई भी मिनरल्स वगैरह भी ज़्यादा है इनमें। तो यहाँ से सीधा सा मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरी इनकी हाइट है कंपोसाइट वोल्केनोज की एज कंपेयर टू सील्ड वोल्केनोज ज़्यादा होती हैं और इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और इनमें सिलिकेट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, ये धीरे 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 क्या है ना, एक माउंटेन बना लेंगी। अगर यहाँ से गई ऐसे 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 धीरे धीरे एक लिक्विड निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा लिक्विड निकलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इस सर्टेन एरिया में जाके एक लेयर टाइप जाके बना लेगा। वहाँ पे माउंटेन बन जाएगा, रॉक्स बन जाएंगी, रॉक माउंटेन भी बन जाएगा। माउंटेन रॉक का ही बनता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक का मतलब हमने बोला आग्ने रॉक, जो रॉक सिस्टम में हम पढ़ेंगे। इसका मतलब सीधा हुआ कि मैग्मा नीचे से निकला, ऊपर आके वो लावा बना और लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बनी, जो रॉक बनी, उसको हमने बोला प्राइमरी, पहली रॉक बोला। और उस प्राइमरी रॉक को हमने नाम दिया आग्नेय रॉक, आग्नेयस रॉक। इतना चीज यहां से हमें समझना, आग्नेय रॉक। अब देखो यही वो हो रहा है क्या कि ये जो नीचे से बेंट से यहाँ अगर इसका बेंट है, ये धीरे धीरे ये बेंट के थ्रू ये निकल रहा है, तो पहले ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ज्यादा एरिया में न जाते हुए ये एक हाइट वाइज बहुत ज्यादा चला गया और इसको हमने बोल दिया कंपोसाइट वोल्केनोस। इसका जो फ्लूइड नेचर है बहुत कम है, बहुत कम एरिया में जा रहा है। और दूसरा ये है कि इसकी हाइट बढ़ रही है और इसमें सिलिकेट्स बहुत ज़्यादा है। सिलिकेट्स का मतलब मेटल मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, मेटल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही, सिलिकेट जिसमें ज़्यादा होंगे तो वो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, जिसमें सिलिकेट्स कम होंगे उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। तो ये कंपोसाइट वोल्केनो है। तो अगर पूछा जाए हाइट वाइज वोल्केनोज कौन से बड़े होते हैं, दैट इज कंपोसाइट वोल्केनोज। और अगर पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़े कौन से वोल्केनोज होते हैं, वो हमारे सील्ड वोल्केनोज होते हैं। ये चीज़ हमारी सीधी समझ में आ जाती है। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के पेज पे। एनसीईआरटी ने कहा क्या कंपोसाइट वोल्केनो में कि अलोंग विद द लावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लेस्टिस, लावा के साथ इसमें सिलिकेट्स भी होते हैं कुछ। फिर कह रहा है जैसे आस होती हैं, दिस इज मटेरियल एक्यूमुलेट होते हैं, कुछ बेंट में होते हैं और कुछ वोल्केनोज में माउंटेन इसी के बन जाते हैं। सीधा कह रहा है कि इसमें लावा के अलावा कुछ भी जैसे गैसेस भी निकलती हैं, नियॉन ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं इसमें। इसमें आइसिस भी होते हैं, डस्ट भी होती है, वाटर भी होता है, जो बेंट के ओपनिंग के धीरे धीरे क्या होते हैं, एक माउंटेन के अपीयर ले लेती है, जिसे कंपोसाइट वोल्केनोज बोलते हैं। तो जितने भी ज़्यादातर माउंटेन होते हैं वो सीधे सीधे कंपोसाइट वोल्केनो से मिलते हैं। और जितने भी प्लेटूस टाइप, पठार टाइप होते हैं, वो हमारे सील्ड वोल्केनोज से मिलते हैं। कैलाडेरा क्या होता है ये समझो। कैलाडेरा का सीधा सा मतलब कि अगर यही वोल्केनोज अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या है कि ये धीरे धीरे यहाँ से निकल रही है, धीरे धीरे ये निकल रही है। अगर इसके बेंट का मतलब रास्ते में डस्ट भर जाए, पानी भर जाए, तो नीचे से एक बहुत हैवी प्रेशर आएगा और पूरा ये इसके ऊपर जो लावा है उसको निकाल के फेंक देगा और एक लेक टाइप एरिया बन जाएगा बहुत बड़ी एरिया में, उसको हम बोलेंगे कैलाडेरा। ये सीध पूरी सी है, तो उसमें पानी भर जाएगा, लेक बन जाएगी, तो कैलाडेरा लेक बन जाएगी सीधी सी।
तो कैलाडेरा क्या है? कैलाडेरा फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? हमारा कंपोसाइट वोल्केनो की वजह से होता है कि वोल्केनोज के बेंट में अगर कोई रुकावट आ जाए डस्ट की वजह से या कोई भी सिलिकेट्स की वजह से, तो एक समय के बाद, बहुत समय के बाद क्या होगा कि वहाँ पे एक एक्सप्लोसिव होगा और सारा सा जितना भी मलबा होगा चारों तरफ चला जाएगा और उस एरिया में खड्डा सा गड्ढा सा बन जाएगा। उसको हमने बोल दिया कैलेडोरा। क्रेटर भी यहाँ से मिल सकता है। क्रेटर है तब बोलते हैं उसका जो एरिया है एज कंपेयर टू कैलाडेरा कम हो। कैलाडेरा का एरिया क्रेटर से ज़्यादा होता है, बस डिफरेंसेस इतना ही है। बाकी फॉर्मेशन दोनों का बनने का तरीका सेम ही। यहाँ पे भी एक्सप्लोसेशंस, लावा के मैग्मा नीचे जा रहा है, नीचे से आ रहा है, उसके एक्सप्लोजन जैसे ही होगा ऊपर लावा पूरा सा निकल के बाहर चला जाएगा, वो एरिया पूरा सा एकदम से खाली हो जाएगा। जिस तरीके से ब्लास्ट होता है, तो अगर ब्लास्ट में अगर धरती में आप कहीं पे भी बॉम्ब लगाते हो तो वो एरिया में एकदम गड्ढा सा पड़ जाता है। वही है कि गड्ढा सा अगर पड़ जाएगा, जो बड़ा खड्डा होगा बहुत बड़ी एरिया में, उसको हमने बोला कैलाडेरा, और जो छोटी सी एरिया में होगा उसको हमने बोला क्रेटर। तो सीधा सा ये समझ में आ रहा है क्रेटर क्या होता है, कैलाडेरा क्या होता है। तो यहां से वही कह रहा है कैलाडेरा क्या होता है, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनोस। जो एक वॉल्केनो से बनता है मोस्ट एक्सप्लोसिव, मैंने कहा बहुत, अगर वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन ही होगा तभी बहुत बड़ा खड्डा बनेगा। दे आर यूजली एक्सप्लोड दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ rather than building any tall structure. The collapse depression are called caldera. They explosive indicate that the magma chamber supplying the lava is not only huge but it is also close vicinity. सीधी सी बात है कि जो मैग्मा सप्लाइंग लावा था उसकी वजह से वो बना है कैलाडेरा। तो सीधा सा कर लो, इसको हम कैलाडेरा लेक भी कभी कभी बोल देते, ये सीधा समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस को ऐसे समझो, इसमें अगर कोई एक वो है तो इसमें कोई नहीं है, यहीं से समझ लो। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी ये सबसे बड़ी वॉल्केनोज होती हैं, इन वॉल्केनोज का एरिया सबसे बड़ा होता है। इवन दे 50 मोर देन 50 मीटर इंडिविजुअल फ्लो में एक्सटेंड टू 400 ऑफ किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक चली जाती हैं। तो सीधा सा मतलब जैसे डेक्कन ट्रैप कितना बड़ा है कि जैसे अगर जितनी भी सील्ड वॉल्केनोज का ही दूसरा नेचर है। सील्ड वॉल्केनोज जैसे मान लो एक तरीके से सील्ड वॉल्केनोज क्या है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, बहुत दूर तक फैल गई। तो ऐसी अगर 50-100 सील्ड वॉल्केनोज बन जाए तब वो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस बनता है। वही कह रहा है दीज वॉल्केनोज आर फॉर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लो लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक चला जाता है। सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड कम से 1000 किलोमीटर तक चला जाता है। थिक बेसाल्ट लावा होता है, थिक का मतलब उतना गाढ़ा नहीं होता जैसे हमने पढ़ा सील्ड वॉल्केनोज में। दे कैन सीरीज फ्लो इन द सम फ्लो अटेनिंग द थिकनेस मोर देन 50 मीटर से ज़्यादा थिकनेस नहीं होती है, और वो 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं, जिसमें उसने लिया डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का सीधा सा मतलब है, अगर देखो, अगर ये वाला अगर इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं, ये सील्ड वॉल्केनो समझ जाओ, ये एरिया इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि ये एरिया 100 किलोमीटर तक चली जाए, और ये क्या है ना बहुत दूर तक चली जाए, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक इसका जो लावा है बहुत दूर तक चला जाए, और बहुत दूर तक चला जाए तो आपको बोला फ्लड वॉल्केनोज। फ्लड जो हमने पढ़ा यहाँ पे वॉल्केनोज, सील्ड वॉल्केनोज थोड़ी, सील्ड वॉल्केनोज का एक एरिया लिमिटेड है। ऐसी मान लो कि 100-150 सील्ड वॉल्केनोज मिल जाए तब एक फ्लड वॉल्केनोज बनता है। वही ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सील्ड वॉल्केनोज फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस सील्ड वॉल्केनोज से मिलकर, या सील्ड वॉल्केनोज की बहुत सारी सील्ड वॉल्केनो से मिलकर बनते हैं। इंडिविजुअल फ्लो मैनी एक्सटेंड टू 100 किलोमीटर, जिसमें एक डेक्कन ट्रैप है। जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, अगर इंडिया ये है तो ये वाला जो डेक्कन ट्रैप का एरिया है, डेक्कन ट्रैप
नीचे वाला ये वाला दक्कन का पठार, ये वाला एरिया, उसको अगर देखो तो वो 100 से 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस का। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस कब बनते? लावा की विस्कोसिटी बहुत कम हो, बहुत दूर तक लंबा लंबा चला जाए। दूसरे शब्द में कहूँ कि ऐसे 100-200 सील्ड वोल्केनोज मिलके एक फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है। तो अगर लावा की बात करें तो ये सबसे बड़ा एरिया में है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आ जाए फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। जैसे इसमें डेक्कन ट्रैप कहाँ से? महाराष्ट्र से फैला हुआ है हमारा नीचे तक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। तो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस क्या होता है ये हमारी समझ में आ गया कि जिसका एरिया एज कंपेयर टू सील्ड वोल्केनोज बहुत ज़्यादा होता है, 100 गुना 200 गुना भी हो सकता है। तो अगर एरिया वाइज पूछे तो सील्ड वोल्केनोज सबसे बड़े होते हैं इंडिविजुअली, लेकिन बहुत सारे सील्ड वोल्केनोज मिल जाए तो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस भी बना देते हैं, जिसको हम सीधा सा कहते हैं एक तरीका क्या ये भी वोल्केनोज है। अब समझते हैं मिड ओशनिक रीड्स क्या होते हैं। मिड ओशनिक रीड्स को समझने के लिए ऐसे समझो, ये मिड ओशनिक रीड्स का मतलब, ये अगर ओशन है, ये मान लीजिए कि अगर देखो ये एरिया है ये वाला, अगर ये लैंड का एरिया है, वोल्केनो यहाँ पे भी फट रही है ज्वालामुखी, तो नीचे भी तो लैंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी फट सकती है। तो मिड ओशनिक रीड्स का सीधा सा मतलब है जो हमारी अंडर द ओशन रीड्स बन रही ड्यू टू द लावा, उसको हम बोल रहे हैं मिड ओशनिक रीड्स। तो यहाँ पे जो वोल्केनो फटेगी किसकी वजह से? कि ये जो क्या है, ये मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है ये वाली रीड्स, ये मूवमेंट। तो नीचे वाला ये लावा है, ये नीचे वाला लावा ओशन में सीधा सा स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे कोई फिजिकल वो बन जाएगा फॉर्म, जैसे मिड ओशनिक रीड्स है। तो ये रीड्स हैं, ये मूवमेंट ऐसे कर रही होंगी या ऐसे कर रही होंगी, ऐसे मूवमेंट कर रही होंगी या ऐसे मूवमेंट कर रही होंगी, दूर भी जा रही होंगी। ये रीड्स, रीड्स का मतलब ओशन का एक फिजिकल फॉर्म है। तो ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे भी जा रही होंगी। तो नीचे से क्या है, इसको एक बेंट मिल जाएगा। बेंट जैसे ही मिलेगा तो लावा नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, किसमें? वाटर में, ओशन में। उसको हम बोलेंगे मिड ओशन रीड्स की वजह से जो भी लैंड फॉर्म होता है ओशन में, उसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रीड्स। वो स्पेशली क्या होता है? सरकम पैसिफिक बेल्ट पे, ये वाला, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट है, वहीं पे सबसे ज़्यादा ये होता है, जिसमें हमने पता है मिड ओशनिक रीड्स क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज, हमारी जो नीचे की जो बाउंड्री है किसकी? प्लेट टेक्टोनिक डाइवर्ज कर रही है, उसकी वजह से क्या है? मैग्मा ऊपर आ रहा है। तो मैग्मा सीधा ऊपर आएगा, तो यहाँ पे जो ओशन पे आके जो बनेगा उसको हम बोलेंगे रीड्स। मिड ओशनिक रीड्स का सीधा सा मतलब है इसकी मूवमेंट की वजह से। ये वही चैप्टर में दिया हुआ है कि मिड ओशनिक रीड्स क्या कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। पढ़ के ये कह रहा है कि दीज वॉल्कानो अकर ओशनिक एरिया में बनती हैं। देयर इज ए सिस्टम मिड ओशनिक रीड्स मोर देन 7,000 किलोमीटर along that the stretch through of the ocean basin. These central portion of the reeds experience frequent eruption. We shall discuss in the descent. नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सीधी बात है कि ओशन की बाउंड्री में, लैंड की, ओशन की निचली बाउंड्री में जो भी नीचे से मैग्मा आ रहा है, उसकी वजह से जो फॉर्म हो रहा है क्या? लैंड फॉर्म, किसमें? विद इन द ओशन, ओशन के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रीड्स। ओशन में जो भी कोई भी फिजिकल तरीके का ड्यू टू द मैग्मा की वजह से जो भी फिजिकल कह सकते हैं फिजिकल फॉर्म, लैंड फॉर्म बना, उसको हमने बोला मिड ओशनिक रीड्स। ये सीधा हमें समझ में आ रहा है कि मिड ओशनिक रीड्स क्या होता है। अब देखो, अब ये जैसे हमने मिड ओशनिक रीड समझा, नीचे बन रहे, अब कह रहा है इंट्रूसिव वॉल्केनोज लैंडफॉर्म क्या होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये वाला कि ये मेरी अर्थ है, ये अर्थ है मेरी, अर्थ के नीचे से अगर ये आ रहा है, ये अगर कोई भी ये, तो यहाँ से नीचे जो बन रहा है, नीचे की तरफ जो मैग्मा अगर अर्थ में जो भी क्रैक्स हैं या होल हैं उनमें चला जा रहा है, उनमें
उनमें जाके जो ठंडा हो रहा है वहाँ पे जो भी लैंड फॉर्म या फिजिकल फॉर्म बना रहा है उसको मैंने बोला इंट्रूसिव, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। और जो ऊपर आके जो मैंने अभी पढ़ा, ऊपर आके माउंटेन, प्लेटू ये सब बनाएगा, उसको हमने बोला एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। एक चीज समझ में आया, नीचे जो बन रहा है उसको मैं बोला हूँ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ऊपर जो बन रहा है एक्सट्रूसिव, और इसको मैं और क्या बोलूंगा, प्लूटोनिक। और क्या बोलूंगा, सॉरी, और क्या बोल सकता हूँ इस लैंडफॉर्म को, प्लूटोनिक। प्लूटोनिक का मतलब अर्थ के अंदर ही बन रहा है, प्लूटोनिक। अब एक चीज समझ में आती है, हम मुझे कैसे, ऊपर तो मैं देख पाता हूँ, ऊपर तो माउंटेन बना, प्लेटू बना, वो देख पाता हूँ कि ये लावा की वजह से बना, नीचे कैसे, तो नीचे सीधी सी बात है, हजारों साल बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये लैंड इरोजन होगी। यहाँ पे अगर कोई क्रस्ट के नीचे लैंड फॉर्म बनेगा वो मुझे दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पे अगर बनेगा इरोजन धीरे धीरे हजारों 2000 साल बाद वो दिखाई जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मैग्मा यहाँ से चला तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, अगर उसे इधर बेंट मिल गया, इधर चला गया, इधर बेंट मिल गया, इधर चला गया, इधर चला गया, जो अर्थ के इंटीरियर में लैंड फॉर्म हो रहा है उसका अलग अलग नाम पड़ेगा, उसको बोला इंट्रूसिव लैंडफॉर्म या क्या प्लूटोनिक लैंडफॉर्म। और ऊपर जो माउंटेन वगैरह जो बन रहे हैं, कैलेडेरा बन रहा है या क्रेटर बन रहा है, उसको बोला मैंने एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ये चीज मुझे यहाँ से समझनी, ये चीज क्लियर यहाँ से हो जाएगी। अब देखो वही कह रहा है क्या, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब दैट इज प्लूटोनिक, प्लूटोनिक कह रहा है द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनो इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप इनटू आग्नेय रॉक। ऊपर तो आग्नेय रॉक बन जाती है। द कूलिंग में टेक प्लेस आइदर ऑन द रीचिंग ऑफ द सरफेस एल्सो वाइल लावा स्टिल क्रिस्टल पोर्ट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा। आग्नेय रॉक आर क्लासिफाइड वोल्केनोस रॉक कूलिंग एट द सरफेस एट अ प्लूटोनिक रॉक। जो सरफेस पे जो बनती है जिसको हम बोलते हैं, मैंने बोला आग्नेय रॉक, सरफेस पे जैसे ही जो मुझे दिखाई दे रही हैं उनको तो बोल रहा हूँ मैं आग्नेय रॉक, और जो नीचे बन रही है उनको बोल रहा हूँ प्लूटोनिक रॉक। जो और कह रहा है द लावा दैट कूल विद इन द क्रस्ट पोर्शन अज्यूम डिफरेंट फॉर्म द फॉर्म इंट्रूसिव, जिसको हम बोला नीचे जो बन रहा है लावा उसको बोला इंट्रूसिव। जैसे ये देखो कि यहाँ से अगर ये चला तो यहाँ से अगर इसे अगर ऐसे अगर ये चला तो यहाँ पे इधर ठंडा हो गया, इधर इधर चला गया, और अगर ऊपर इधर चला गया, ऊपर आके इसने एक लैंडफॉर्म बनाया जिसको मैंने बोल दिया कंपोसाइट वॉल्केनोस। और ये भी हो सकता है कि इसको मैं बोल सकता हूँ सील्ड वॉल्केनोस अगर ज़्यादा एरिया में चला जा रहा है। ऐसे ही क्या है कि यहाँ से अगर ये चलेगा तो नीचे भी अगर अर्थ के इंटीरियर में भी एक लैंडफॉर्म क्रिएट कर सकता है, तो उसको मैं अलग अलग नाम से बुलाता हूँ। अर्थ में जो क्रैक्स हैं उसमें सीधा सा चला जाऊँ, उनके अलग अलग नाम क्या है, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग नाम से मैं बुलाता हूँ। तो उनको मैं एक बार समझने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरी अर्थ है ये यहाँ से कोई मैग्मा ऊपर की तरफ चला, और वो मैग्मा अगर इस एरिया में अर्थ में जो क्रैक है उधर चला गया, इधर चला गया, इधर ऐसे चला गया, अंदर जो बना, अंदर जो लैंड फॉर्म बना, सीधी सी बात, अंदर जो फॉर्म बना उसको मैंने बोला का इंट्रूसिव, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक। और अगर कोई माउंटेन, हिल्स, अर्थ की क्रस्ट ऊपर बनी उसको मैंने बोला एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव बोला। तो यहाँ पे जो बन रहा है जिसे बोल रहा हूँ आग्नेय, आग्नेय रॉक, आग्नेय रॉक का सीधा सा मतलब पहली रॉक, पहली रॉक जैसे ही मैग्मा ऊपर आया वो बना मेरा लावा। जैसे ही लावा बना तो लावा जैसे ही क्या हुआ, कूल डाउन हुआ तो वहां पे सॉलिड बन गया, उससे जो रॉक बनी उसको मैंने बोला आग्नेय रॉक। लेकिन अब ये ऐसे सोचो कि वो लावा जो मैग्मा है नीचे भी तो ठंडा हो सकता है,
वो मैग्मा है, वो मैग्मा नीचे भी ठंडा हो सकता है। तो अगर नीचे ठंडा हो जाएगा तो इस एरिया में चला जाएगा, इस एरिया में चला जाएगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा मैं इसको क्या बोलूँ, प्लूटोनिक रॉक। उनके अलग-अलग नाम दे दूँगा मैं। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे अगर ये अंदर से ऐसे गया, ऐसे अगर ये बेंट, अंदर की बात कर रहा हूँ अभी, एंड अगर ये ऐसे चला गया वर्टिकल, एक ऐसे वर्टिकल लाइन थी, ऐसे भी जा सकता है। अगर ये ऐसे चला गया हॉरिजेंटल, ऐसे भी जा सकता है। और उसके अलावा क्या है कि ये यहाँ पे नीचे एक ऐसे करके डोम टाइप स्ट्रक्चर भी बना सकता है, छाता टाइप, ऐसे भी बना सकता है ये। और ये एक नीचे बहुत बड़ा, जहाँ पे चला वहीं पे अगर ठंडा होगा उसी का एक डोम बना लेगा। और दूसरा क्या है कि ये सॉसर टाइप भी स्ट्रक्चर जैसे ऐसे बना लेगा, ऐसे ऐसे करके भी स्ट्रक्चर बना लेगा। ये सारे क्या है, और दूसरा क्या है ना कि ये यहाँ पे अगर किसी भी रॉक की ऐसी कंडीशन है नीचे, तो ऐसे भी बना लेगा। तो ये क्या है ना कि अगर नीचे से अगर चला किस बैंड से, अगर वो ज़्यादा तो नीचे यहाँ से अगर चला है तो यहाँ पे भी बना लेगा, जिससे लंबी एरिया में डोम टाइप बना लेगा। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे क्या है ना कि ये डोम टाइप भी बना सकता है। और ये अगर कोई उसे ऐसा बेंट मिल गया, जैसा कि बेंट वर्टिकल बेंट मिल गया उसमें बना ले, हॉरिजेंटल बना के मिल गया उसमें अंदर चला जाएगा। और ये सॉसर टाइप ऐसे मिल गया इसमें चला जाएगा, ये ऐसे मिल गया लेंस टाइप तो इसमें भी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना वर्टिकल, ये वर्टिकल बना लेगा यहाँ पे वर्टिकल, और यहाँ हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल बना लेगा, यहाँ पे डोम टाइप बना लेगा, और यहाँ पे भी डोम टाइप बना लेगा। और वहाँ पे एक मान लीजिए कि ये एंटी क्लाइन सिनक्लाइन टाइप बना लेगा, सिनक्लाइन टाइप, एंटी क्लाइन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एंटी क्लाइन सिनक्लाइन टाइप बना लेगा। और यहाँ पे एक सॉसर टाइप बना लेगा। तो इसको मैं सीधा सा बोल दूंगा कि ये अंदर प्लूटोनिक प्लूटोनिक रॉक भी बन रही है, प्लूटोनिक रॉक, जो अर्थ के क्रस्ट पे बनी विद द हेल्प ऑफ द लावा, उसको मैंने बोला आग्नेय रॉक। और नीचे बन रही है उसको मैं बोल रहा हूँ प्लूटोनिक रॉक। तो सीधी सी बात है, वर्टिकल जो बनी इसको, उसको मैंने बोल दिया डाइक। एक मिनट, वर्टिकल जो बनी उसको मैंने बोल दिया डाइक, सीधा समझना है। इसको मैंने बोला डाइक। वर्टिकल जो रॉक बन रही है उसको मैं बोल रहा हूँ डाइक। और जो मेरी हॉरिजॉन्टल बन रही है उसको मैं बोल रहा हूँ सिल। सिल, वो नाम दे दिया है मैंने, ऐसा इनका कोई नहीं है, उसको मैं बोल रहा हूँ सिल। और जो मेरी डोम टाइप बन रही है इसको मैं बोल रहा हूँ लेकोलिथ। इसको अगर डोम टाइप बनी इसको बोल रहा हूँ लेकोलिथ लेकोलिथ बोल रहा हूँ। और जो मेरी बहुत बड़ी बन रही, लार्ज डोम टाइप बन रही, उसको बोलो बैठो। बैठो मीन्स नीचे, बैठो बैठो बैठो। बैठो का मतलब बॉटम पे, बैथोलिथ बॉटम पे जो बनी उसको मैं बोल रहा हूँ बैथोलिथ। और जो मेरी डोम टाइप स्ट्रक्चर लेकोलिथ। और जो देखो एंटी क्लाइन सिंक्लाइन, इसको मैं बोल रहा हूँ फैकोलिथ। PHALO फैकोलिथ। और जो मेरी सॉसर टाइप, देखो सॉसर टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, सॉसर टाइप बोल रहा हूँ लेपोलिथ। ये सीधा यही चीज आगे समझाइए। क्या है कि जो वर्टिकल में बनी है मेरी उसको मैंने बोला डाइक, हॉरिजेंटल में जाके जो भी मेरी रॉक्स बन रही है उसको मैंने सिल्स। और ये